वेलकम। तो क्लास 1 में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें किस तरह से आपको कंटेंट रहेंगे, क्या क्या कंटेंट रहेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। और दिस इज़ वेरी लेस कंटेंट एक्चुअली, वो ये जाके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होगा आगे जाके। पहले देख लेते हैं कि पीपल टू मनी रिलेशन कैसे होता है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, न्यू कोर्स मतलब अभी के बैच के लिए कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं। पीपल टू मनी रिलेशन सिर्फ हमारे 5 to 6 टाइप्स में नहीं होते, और भी ज़्यादा होते, तो वो भी हमने इसमें इन्वॉल्व किए। ये सेकंड क्लास में आएगा, वो उसको मैं इवॉल्व करूँगा आगे जाके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हमें मनी मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि हाउ टू मैनेज योर मनी। डेब्ट फ्री कैसे होता है, डेब्ट कैसे चढ़ता है, किस तरह से जो मॉडल्स होते हैं वो सारे हम मॉडल सीखेंगे। पीपल टू मनी रिलेशन बेसिकली हम इसको टॉपिक को नाम देते हैं, ठीक है। तो सेकंड है टाइप ऑफ इनकम्स, कितने टाइप के इनकम्स होते हैं। अब इनकम के बाद अब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे कि दिस इज़ द प्रीवियस डेटा, हम सेकंड क्लास इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। अब पहले हम क्या करते थे, सिर्फ इनकम पे फोकस करते थे। अब एक न्यू टॉपिक आपको इंक्लूड दिखेगा, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर कंट्रोल में रखोगे, एक्सपेंस को अगर कंट्रोल में रखोगे और सोचोगे कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, हेल्थ में आपका एक्सपेंस होता है, एजुकेशन पे एक्सपेंस होता है, डे टू डे लाइफ का एक्सपेंस अलग होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सेकंड क्लास में इंक्लूड किया गया है। दिस इज़ फ्रेश एंड न्यू टॉपिक है, टोटली नए टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इनकम पे फोकस करके फ़ायदा नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, जो एक्सपेंस कंट्रोल को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, और ये बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने में आपको काम देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको इंक्लूड इसीलिए कर रहे। और इसी में हम सीखेंगे कि इंश्योरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, इंश्योरेंस कैसे बनाया जाता है, कितना पोर्शन हम इंश्योरेंस को देंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रखेंगे और री इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और किस टाइप के इंश्योरेंसेस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और ये सारे एक्सपेंसेस में रहेगा। और टोटली एक्सपेंसेस में और भी एक टॉपिक है, जो डे टू डे लाइफ हमारा एक्सपेंस होता है वो कितना पोर्शन रहना चाहिए, डेली का, मंथली का, वीकली का, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप एक बढ़िया टॉपिक रहेगा वो क्लास 2 में। हम पूरा जैसे हम 6 मंथ 100% स्ट्रैटेजी दिखते हैं, उसमें कुछ रूल्स देखते हैं, 1% रूल एंड 10 ट्रेड रूल, उसमें हम कैपिटल का 1% कैसे रिस्क लेते हैं, फिर क्वांटिटी का क्या फार्मूला है, ये सब जो फॉर्मेशन है ना, ये सेम आपको एक्सपेंसेस में भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली इनकम पे भी अप्लाई करेंगे, बट इनकम के ऊपर हम ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इनकम साइड में हम लिमिटेड रखेंगे, बट एक्सपेंस पे हम अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो वो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है, इसमें नहीं है बट नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द इंडाइसेस, ये भी देखेंगे कि कहाँ कैसे चला था अभी निफ्टी, ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेंसेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नास्डैक कहाँ से, वो भी देखेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी देखेंगे। और मंथली चार्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअली होल मार्केट इज़ बुलिश बायस, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बुल साइड में रहेंगे हम, तो वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फोर्थ टॉपिक है, हम यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, और कैसे डाइवर्स इन्वेस्टमेंट होता है, डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है, और निफ्टी क्रैश एंड करेक्शन, ये तो ये कॉमन टॉपिक है हमारा, ये बार बार लेते ही रहते हैं, तो इसमें भी हम इसको इंक्लूड करेंगे स्टार्टिंग में। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक्सपेंसेस का मैंने इंक्लूड किया है, मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा सा अभी हम जिक्र करेंगे, और फुल डिस्क्रिप्शन और फुल्ली एक्सप्लेन तब करेंगे जब क्लास 2 शुरू होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अर्न मनी एंड डायरेक्ट स्पेंड। कुछ लोग क्या होते हैं कि अर्निंग कर लेते हैं मनी के और वो डायरेक्टली स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का पीपल, मतलब ये एक टाइप में आता है, और ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होता है। मतलब जितना कमा रहा है उतना वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। ये किस वजह से होता है, मैं बेसिकली ये बताता हूँ। ये इसके वजह से होता है, आइदर आपका अर्निंग बहुत कम होना चाहिए, मतलब समझो आप दिन का समझो 500 रुपये कमा रहे हो, ओनली 500 रुपीज़ कमा रहे हो, तो ये दिक्कत आता है। अगर सोचो आप अगर दिन का 5,000 कमा रहे हो, 5K कमा रहे हो, या फिर 10,000 दिन का कमा रहे हो, तो उनको दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज स्पेंड करना ही है आपको, इसेंशियल फूड शेल्टर, इसके ऊपर तो आपको कुछ ना कुछ स्पेंड करना है। तो स्पेंडिंग जो है आपका, ये इक्वल टू इसेंशियल जो आपका स्टफ़ होता है या फिर इसेंशियल्स होता है आपका, उसके बराबर
होता है, और आपका स्पेंट इक्वल टू जो अर्निंग है, ये है आपका अर्निंग इक्वल टू स्पेंट इक्वल टू इसेंशियल नीड्स। मतलब आपका जो भी नीड है, पानी, खाना पीना, इसके लिए तो लगेगा ही ना दिन भर का। तो अगर ये सब कुछ इक्वल है तो ये सिचुएशन में आप रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपका अर्निंग इक्वल टू स्पेंडिंग इसीलिए होता है बिकॉज आपका अर्निंग बहुत कम है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होता है कि इनकम को बढ़ाओ आप। इधर आप हार्ड वर्क से कर सकते हो, स्मार्ट वर्क से कर सकते हो, या फिर बिजनेसेस बढ़ाओ, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनकम सोचो और वहाँ जाके आप उसको बढ़ा सकते हो अर्निंग को। ठीक है, तो ये सिचुएशन तभी आएगा जैसे कि डेली वेज लेबर्स होते, बहुत मतलब जो काम करने वाले, जो डेली कमा के डेली खाते हैं, वो खर्च हो जाता है पूरा उनका, और एकदम से अगर हेल्थ क्राइसिस आ जाता है फैमिली में तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पॉलिसीज़ और ये ओपन करके रखा है, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर भी है। और अगर समझो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है तो वो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा गवर्नमेंट अच्छा है तो ठीक है, उतना उनको सस्टेन हो जाता है, बट स्टिल इतना लो इनकम मत रखो ताकि आपको ये कर। अब ये आइडियल कितना इनकम होना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। कुछ लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइफस्टाइल अलग होता है, तो उनको कितना भी आप प्रोवाइड करो तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। अब लाखों कमा के महीने का या फिर लाखों कमा के हफ्ते का भी वो सस्टेन नहीं कर पाते, गरीब के गरीब ही रहते, क्योंकि उनके एक्सपेंस साइड का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो उसको हम सेकंड टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ओके, बी टाइप में आता है अर्निंग मनी, स्पेंडिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट। अब कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा होता है कि अदर चीज़ें सोच सकते हैं कि जैसे कि स्पेंडिंग में वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो हेल्थ पे, इन्वेस्ट कर सकते हो एजुकेशन पे, इन्वेस्ट आप सेविंग के लिए कर सकते हो, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वेस्टमेंट में। तो ये एक आइडियल लाइफ है हमारे आजकल का। अगर देखोगे कॉमन मैन हम जो बोलते हैं, उनके लिए ये सारा का सारा जो है ये कॉमन है, और यही ज़्यादा से ज़्यादा स्टाटा अक्वायर करता है इंडिया का पब्लिक। ठीक है, जो हम कॉमन मैन बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्ट करेंगे बट वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है ना बैंक में होता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। बैंक में आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, बैंक देता है आपको सेविंग्स पे 4% पर एनम। ठीक है, पर एनम आपको देता है, और अगर फिक्स डिपॉजिट लगाते हो तो 6 to 7 या फिर 8% ज़्यादा से ज़्यादा पर एनम देता है। और आपका इन्फ्लेशन कितना होता है, इन्फ्लेशन इक्वल टू 6% के अराउंड कुछ होता है। तो ये भाई जो आप कमा रहे हो 6% पर एनम, वो पर एनम इन्फ्लेशन खा जा रहा है। तो उतना ही महंगी चीज़ आप अगले साल इसको वेस्ट कर रहे हो। तो बैंक में देखो उतना सस्टेनेबल ये इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्सिफाई करना है, और वो हम 4th या 5th टॉपिक में आज सीखेंगे कि हाउ टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो अलग है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग है। दोनों को हम देखेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये सारी चीज़ें। तीसरा टाइप है बोरो मनी एंड स्पेंडिंग मनी। ये तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। ये बंदा तो मतलब ऐसा है कि ये कहीं से बोरो करेगा, मतलब थर्ड पार्टी से बोरो करेंगे। मतलब अर्निंग तो होता नहीं है, अर्निंग इतना कम होता है कि इसको बोरो करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ द आप कंट्री का ले लो, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो कर लिया है। अभी इनको पे करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, डेप्ट ही पे करने के लिए। तो बोरो भी इस तरह से करना है। बोरो को भी हमें कैसे कंट्रोल करना है ये हम सेकंड क्लास में देखने वाले, कि कितने परसेंटेज में हमें बोरो करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, लोग क्या कर रहे कि आमदनी है समझो 1 लाख इनकम है, ठीक है, और इनका ईएमआई ही जा रहा है 50,000 ईएमआई, 70,000 ईएमआई। किसके लिए भाई? सिर्फ शॉपिंग चीज़ों के लिए। टीवी ले लेते, फ्रिज ले लेते, इसेंशियल है बट एक लिमिटेशन में रखोगे तो इसको बेहतर रहेगा। तो कितने परसेंटेज में इसको कैप करना चाहिए? देखो बेसिक एक फार्मूला है कि आपका डेप्ट ओवरकम नहीं करना चाहिए। 15% से ज़्यादा आपका डेप्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आपके ऊपर, खुद के ऊपर 15%, 10%, 15 वैसे ज़्यादा है, 10 टू, अगर बहुत अर्निंग कम है तो आप 10% एंड 5% के लिए जा सकते हो। अर्निंग थोड़ा बहुत ठीक ठाक है एंड फ्यूचर में आपको लगता है सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो देन थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, 10, 15, 12% तक जा सकते हो। इतना आप ईएमआई और डेप्ट आपके ऊपर ले सकते हो। ये इनकम के रेशियो पे होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल
आपका समझो पर मंथ आपका सैलरी आता है, पर मंथ सैलरी आता है समझो आपका 1 लाख, ठीक है। तो 15,000 से ज़्यादा आपका ईएमआई नहीं कट होना चाहिए, मतलब ईएमआई आपका डेप्ट या इंटरेस्ट जो भी है ये 15,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर जा रहा है आपका समझो 25,000 40,000 इतना अगर जा रहा है, और कोई आपने लोन लेके रखा है, होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कुछ भी हो, अगर ये एक्सीड कर रहा है तो इसको कम करने की कोशिश करो। और यही सस्टेनेबल फार्मूला है सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में, अगर नहीं तो आपको इन्फ्लेशन खा जाएगा आगे जाके इन द फ्यूचर। तो दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला, 15% इज़ आइडियल माना जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रखे ये फार्मूला निकाला है। तो अगर 15 से ज़्यादा है तो यू आर इन अ डेंजर जोन। 15 भी वैसे ज़्यादा है तो 10 5 ऐसे होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ये जाता है, ये ईएमआई जो है आपके अच्छे चीज़ों के लिए जाना चाहिए, जैसे कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपका जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस पे, या फिर आपका बाइक इंश्योरेंस है, या फिर आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये कोई भी ऐसे चीज़ों पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करोगे। तो वैसे हमने क्या किया है कि 15% अलग से हमने इंश्योरेंस को दे के रखा है। तो आपका 15% तक आप इंश्योरेंस को आप अलो कर सकते हो पूरे पर मंथ का जो भी आपका सैलरी है, ठीक है। और उसमें कुछ 10% हम ट्रेजरी के लिए देते हैं, जो कि हमें जो है डिज़ास्टर्स में और कभी दिक्कत आता है या फिर जॉब चला जाता है उसमें हमें ये सस्टेन होता है। तो एवरी मंथ हम ये 10% सेव करेंगे हमारे ट्रेजरी में, वो भी बताऊंगा मैं सेकंड क्लास में, फुल उसका एपिसोड है, इसको हम अच्छे से बना के हमने ये किया है। तो एक सेपरेट से अब देखेंगे कि 100% इनकम का हम किस तरह से डिवाइड करके री इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, ये प्रॉपर हमने लिख के रखा है। तो ये आप इसका अभी हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा फास्ट में ले लेंगे। यहाँ पे लेंड मनी एंड गेन इंटरेस्ट, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सस्टेनेबल मॉडल। मतलब अगर आप ये अप्लाई कर ले तो देखो, आप खुद तो कमा रहे हो कहीं से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप कमा रहे हो, समझो अर्निंग आ रहा है आपका, आप अर्न कर रहे हो, कोई आपकी जॉब है, सर्विसेज है, या फिर आप बिजनेस करते हो, वहाँ से तो आ ही रहा है। बट आपने अर्न किया है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है आपने लेंड किया है। लेंड किया है मतलब इन्वेस्ट किया है या फिर किसी को दिया है, दूसरे आदमी को, और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सबसे सस्टेनेबल मॉडल है आजकल का। आप बैंक्स को क्या, अब बैंक्स को देख लो, द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड आप समझ सकते हो बैंक्स हैं, सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि वो लेंडिंग बेसिस पे, मतलब वो पैसा दे के उसके ऊपर पैसा कमाने के मोटो पे काम करते हैं, और जो भी पैसों पे पैसा बनाता है वो सबसे सस्टेनेबल मॉडल रहता है पूरे इसमें। तो आप कोई भी कंपनी ले लो बैंक वाला, उसके ऊपर आप कुछ ख़राब मॉडल की वजह से, हो सकता है इंट्रा मॉडल्स की वजह से बैंक्स ख़राब हो, डूब रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक नहीं डूब रहा है, ऐसा कुछ एग्जांपल नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है जो बैंक्स डूब चुके हैं, मतलब सस्टेन, अब उनके कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से मे बी उसका प्रॉब्लम हो सकता है। बट एक ओवरऑल मॉडल देखोगे तो ये सस्टेनेबल है, वायबल है, एंड अच्छा प्रॉफिटेबल भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर आप यूज़ करोगे तो आप कहाँ लैंड कहाँ करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप स्टॉक में करो, आप SIP करो, या फिर आप म्यूचुअल फंड करो, तो इसमें से किसी को भी आप पैसा दे रहे हो और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर आपको वैल्यू ग्रोथ मिल रहा है, तो दैट इज़ द सेम मॉडल, ठीक है। यू आर लेंडिंग समथिंग एंड एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टिंग सम एनुअल ग्रोथ, ये आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इनकम्स ईजी है, ज़्यादा यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंटरेस्ट इनकम पे और डिविडेंड इनकम पे। पहले हम देख लेते कि अर्नड इनकम क्या है। अर्नड इनकम क्या है कि आप कोई, समझो आप कोई जॉब करते हो, सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो जॉब या सर्विसेज करते हो, तो उससे जो पैसा आएगा आपको, दैट इज़ बेसिकली अर्नड इनकम। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और काम के बदले में पैसा, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है अर्निंग का, ठीक है। बाकी के तो छोटे छोटे होंगे, ये साइड सपोर्टिव के लिए होते हैं। कुछ लोगों का ये साइड वाला ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो उनको हम इन्वेस्टर कहते हैं। तो वो भी एक मॉडल है, वो भी हम देखेंगे। प्रॉफिट इनकम क्या है? सिंपल, आप अगर कहीं बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विसेज पे आप कुछ प्रॉफिट लेते हो, या फिर आप मिडल मैन का काम करते हो, तो वो भी एक प्रॉफिट इनकम है। तो बिचौलिया बोलते हैं कि एक गाड़ी है, समझो आप टू व्हीलर, एक बंदे से ले रहे हो, इधर से ले रहे हो, और
तीसरे बंदे को बेच रहे हो, तो बीच का जो आपका कमीशन होता है आप खा रहे हो, तो दैट इज़ अ प्रॉफिट इनकम। तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है मिडल मन बेसिस पे आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका इनकम रहता है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कहेंगे कि एक प्रॉफिट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम क्या है? सिमिलरली आप अगर लेंड करते हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है और उसके बेसिस पे जो आपका इनकम बनता है वो इंटरेस्ट इनकम है। इसमें हमने सेकंड क्लास में और एक इंक्लूड किया है, दैट इज़ टैक्सेस। टैक्स पहले हम नहीं पढ़ाते थे, अभी रिसेंटली हम उसको पढ़ाएंगे, बिकॉज टैक्सेस में कैसे लूप होल्स होते हैं, टैक्सेस को कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हमने उसमें इंक्लूड की है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, वो तो आपको बाहर मिल जाएगा कहीं पे भी, बट एक बेसिक चीज़ें जहाँ आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, टैक्स हार्वेस्टिंग के ज़रिए आप कुछ पैसा बचा सकते हो, और कहीं SIP म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपका टैक्स में बचेगा। कितना बचेगा, ATD हम देखेंगे, डिडक्शन क्या है, वो सारे नए मॉडल क्या है, वो थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। डिविडेंड इनकम जो भी आपको स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड आता है, प्रॉफिट, एक आधा कंपनी अगर प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट शेयर सब पब्लिक होल्डर्स में या फिर प्राइवेट होल्डर्स हैं उनको सबको बांटता है, तो उनको डिविडेंड कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपका कुछ ऐसा असेट है जिसके ऊपर अभी कोई रिटर्न नहीं आ रहा है या फिर इनकम नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका एक हाउस है या फिर आपका कोई लैंड है या फिर आप कोई ऐसी पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ भी है, ऐसा कुछ है, और या फिर आप बाइक है या फिर आपके पास कोई कार है, ठीक है, 4 व्हीलर है, तो आप इनको क्या कर सकते हो कि इनको रेंट पे लगा के इससे भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ, ये बेस्ड इनकम है, रेंटल इनकम। देखो मेंटेनेंस को आप इसको इंक्लूड करके इसमें आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है। सस्टेनेबल है, वायबल है, यस, बिकॉज ये अभी पॉपुलेशन एरिया में अगर देखोगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ होता है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये अवेलेबल रहेगा। तो रेंटल इनकम में आप इसमें से कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल करके ट्राई कर सकते हो। रॉयल्टी इनकम बेसिकली क्या होता है कि ये एक, आप अगर समझो कोई कॉपीराइटेड ये करते हो, पेटेंट क्रिएट करते हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है आपके पास, या फिर फ्रेंचाइजी है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी इनकम आप अर्न कर सकते हो। रॉयल्टी इनकम यानी कि जैसे कि टिकटॉक है या फिर यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको कुछ रॉयल्टी मिलता है। अगर आपका सॉन्ग फेमस हो गया तो वहाँ से जो इनकम आ रहा है, और या फिर आपने मूवी बना ली, मूवी बनाने, अब ये तो बहुत एक्सपेंसिव है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रॉयल्टी इनकम क्या होता है। या फिर आप किसी चीज़ को खोज निकाल रहे हो तो उसके बेसिस पे जो आपको इनकम आता है। बेसिकली अगर देखो ड्रग्स पे कोई एक आदमी है, एक फार्मूला बनाता है, समझो कैंसर का कोई इलाज निकाल दिया, कैंसर की गोली बना ली, अब लाइफ टाइम ये जितना बिकेगा उसके ऊपर जो छोटा सा पोर्शन आता है 7%, 10%, इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, ठीक है। इसके ऊपर इसको कट मिलते रहता है, तो उसको हम बोलेंगे रॉयल्टी इनकम। कैपिटल गेन क्या है, ये इन्वेस्टमेंट के बाद हम सीखेंगे थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो कैपिटल गेन इज़ नथिंग बट वैल्यू गेन होता है, वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होता है स्टॉक्स में, और उसके बेसिस पे ये मिलेगा आपको। अब हिस्ट्री ऑफ थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हमें बस कंपनी चूज़ कैसे करना है ये एक हमें व्यू मिल जाता है, ठीक है, इतना ही हम सोचेंगे। तो प्रीवियसली क्या होता था, मैकेनाइज्ड स्टीम पावर, जब हमारा रेलवे इंजन या फिर गाड़ी सब कुछ होता था, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, उतना ज़्यादा मार्केट एंड शेयर मार्केट तब था नहीं, तो उसको हम थोड़ा अवॉइड करते। इंडस्ट्री 2.0 में क्या, आपने मास प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी देखा, आपने देखा होगा 1950s, 1910, इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ ग्रो हुई है ये मास प्रोडक्शन कार कंपनीज़, जैसे कि पहले फेरारी देखो, या फिर ऐसे छोटी छोटी कंपनियां थी कार वाली, ये अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ग्रो कर चुकी है। तो उनको, उनका जो ज़माना था एक टाइम में, जैसे टाटा, हम बोलते थे कि टाटा का है, या फिर जगवार है, ये सारी, या फिर फोर्ड है, ये सारी टॉप कंपनीज़ थी इन 1980s, ठीक है। 1950s से लेके आप देख सकते हो 1980s तक, और इस एरिया में इन्होंने अच्छा खासा पैसा छाप लिया है, सबसे टॉप कंपनीज़ थी ये मास प्रोडक्शन कंपनी। बट अभी रिसेंटली देखो इनको पछाड़ के 3.0 इंडस्ट्री ने इनको काबिज़ कर लिया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अभी देख सकते हो कि फेसबुक आगे है, फिर आप देख सकते हो अमेज़ॉन आगे है, या फिर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप माइक्रोसॉफ्ट है, आईफोन है, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कंपनी। अब देखो इनका ये टॉप पे है, अभी फ़िलहाल 2023 चल रहा है तो ये टॉप पे है, बट आगे जाके 2050 में
ये कंपनी टॉप नहीं रहने वाली, ठीक है। अब इनका हो गया ज़माना ख़त्म। ये 1980s के एरिया में अगर आपने इनको ख़रीदा होता तो अच्छा वैल्यू ग्रोथ हो जाता आपका, बट अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हम फोकस करेंगे इंडस्ट्री 4.0, क्योंकि ये अभी नासेंट लेवल पे है, बहुत ही बेसिक लेवल पे बने हुए, और इनके ही स्टॉक आपको बहुत सस्ते और आगे जाके मल्टी बैगर बनने वाले चांसेस वाले आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे इसी क्राइटेरिया में। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या है ये थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 इज़ नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा अभी अभी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, सिमुलेशन है, एटोनॉमस है, साइबर सिक्योरिटी, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद में अभी नया नया आया है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो सुना ही है आपने। ब्लॉकचेन सुना होगा, ब्लॉकचेन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जो है टेक्निक्स जो है आगे आके बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अब हमें ऐसे एरियाज़ पे फोकस करना है जहाँ पे ये लोगों ने पैसा यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है, या फिर कंपनीज़ यहाँ पे आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नज़ारा कंपनी, नज़ारा ही सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब ये थोड़ा सा इसमें आता है बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे टाइप में आता है, मतलब थोड़ा डिजिटाइज, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं, क्योंकि यही है फ्यूचर, और इनके ऊपर अगर कम पैसों में अभी पैसा दाव लगाओगे तो ज़्यादा है। जैसे कि देखो 2016 में क्रिप्टो कितना सस्ता था, अभी देखो कितना अग्रेसिवली। तो क्रिप्टो इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन ने कैसे अग्रेसिवली ग्रो किया है, बहुत सारे बैंक्स अभी अडॉप्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन्स को। आपने यूपीआई देखा होगा, यूपीआई इज़ वन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। वैसे ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो उसी से वो रिलेटेड है, तो उसी टॉपिक के रिलेटेड है। तो यही कंपनीज ग्रो करेंगे अभी। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट भी वैसे ही ग्रो किया हुआ है। तो पहले स्टार्टिंग में तो एक बहुत एक स्पेसिफिक एरिया और लोकेशन पे ही ये अवेलेबल हुआ करते थे, बट अभी देखो हर एक लोगों के हाथ में मोबाइल आ चुका है, और ये एवरीथिंग अभी ये थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली ग्रो हो चुका है। इन्वेस्टमेंट में देखो, और ये थोड़ा हम डिटेल में बाद में लेंगे, ठीक है, दीज पार्ट्स, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, बट इसको हम डिटेल में आगे लेने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते कि इन्वेस्टमेंट क्या है और ट्रेडिंग क्या है। इन दोनों को अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा, ये मत सोचो। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिन्होंने ट्रेडिंग से कम और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा बनाया है। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया पैसा बनेगा। अब पहले इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या हुआ करता था कि अगर आप कोई स्टॉक में खरीदो, स्टॉक में खरीदने के बाद वो बढ़ता था, कोई 50 का है ये 500 चला जाता था। अब पहले इसमें 30 ईयर्स लग जाते थे, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक FNO आया है, FNO, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपको पता हो। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको इसको 30 ईयर्स ही देना है। FNO इज़ वेरी रिस्की टेक्निक, बट अगर इसमें ऐसे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट अगर चूज़ करोगे, एक बढ़िया टेक्निक आप यूज़ करोगे, जहाँ कि हम 3rd क्लास में अभी इसको मैंने न्यू टॉपिक के एरिया में मैंने FNO पे इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है, एक मल्टी बैगर FNO स्क्रिप्ट कैसे ढूंढना है, इसका मैंने इंक्लूड किया इसी कोर्स में, ठीक है। दिस इज़ न्यू टॉपिक फॉर ऑल। तो ये भी आपको आगे जाके देखने को मिलेगा कि कैसे 50 का हमें 500, 600, 700 ये कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में हम बना सकते हैं। बहुत इजी ऑप्शन है ये, और इसको हम फ्यूचर के साथ ऐड करेंगे, और ऑप्शंस जो है उसको हम साथ में हेजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो 50 का कैसे 500 बनाया जा सकता है, देखो एक ही स्क्रिप्ट होता है जिसको आपको लंबे डिरेक्शन के लिए होल्ड करना है। जहाँ हमें 30 साल लग रहे थे पहले, अभी हम कुछ महीनों में या फिर कुछ हफ्तों में इसको बना सकते हैं। बट पीपल्स आर अवॉइडिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, जो कि इस तरह की सोच से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, और इसके बेसिस पे हमने अल्गो भी बना के रखे हैं बहुत सारे, तो उसको भी हम देंगे आपको। और FNO का अभी जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएगा कि इसको मैं पोजिशनल टाइप ऑफ, मतलब FNO में पोजिशनल स्टॉक स्क्रिप्ट जो है उठाएगा, और वो आपको पर्टिकुलर लेवल पे उठा के वो आपको थोड़े से रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट बना के देगा। मल्टी बैगर ही टाइप है सिस्टम, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना होता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल बताता हूँ मैं। अगर देखो आप एवरी डे, ठीक है, आप अगर 500 रुपीज़ किसी स्टॉक में डाल रहे हो, तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब आप सिस्टमेटिक वे में एक टाइम लूप करके, या फिर आप एवरी वीक, या फिर आप एवरी मंथ
इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का कोई भी थीम हो सकता है आपका, डिजिटल थीम हो सकता है, ग्रोइंग इंडिया हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या फिर आपने रिन्यूएबल्स में डाला है वहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई भी आपका थीम हो सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि कम पैसों में थोड़ा 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 बढ़ा बढ़ा के हम एक एग्रेसिव ग्रोथ के लिए जा सकते हैं। और इसमें मेन थिंग क्या है कि ये लेस रिस्की होता है, लेस वोलाटाइल होता है। देखो प्रॉफिट कम आएगा बट एक लॉन्ग टर्म में यही सस्टेनेबल सिस्टम है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि एफ का भी एग्जांपल दिया, एकदम से शार्प प्राइस होगा ड्रॉप होगा, शार्प प्राइस होगा ड्रॉप होगा। तो इसमें क्या होता है कि गारंटी नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोलाटिलिटी आपका जो प्रॉफिट कम ऊपर नीचे करता है। अगर प्रॉपर एंट्री एग्जिट है तो देन ओनली यू कैन सस्टेन इन दिस सिस्टम। अदरवाइज ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको अर्निंग पे फोकस करना है। मतलब समझो अगर आप दिन का इतना सोच रहे हो कि दिन का मैं 50 पॉइंट कमा दूँ, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 50 पॉइंट ही कमाने हैं दिन के, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप 50 पॉइंट आराम से आप दिन भर में कमा सकते हो। आप इसको 10-10 पॉइंट करके 5 बार कमाओ, या फिर 25-25 बन के 2 बार कमाओ, या फिर आप 5-5 बना के कितने बार इसको 10 बार में कमाओ। तो कोई भी आप सिस्टम फॉलो करो, बट 5-5 पॉइंट और 10 बार आप कमाओगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है, कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है। आप 25-25 के 2 बार ट्रेड लो तो ये वेरी मच सफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और ये बहुत बढ़िया है और इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और मिडल में क्या आता है कि 10-10 के 5 ट्रेड कर लो, 5 के लिए एक्सपेक्ट करो, और उसमें आया तो ठीक है, अदरवाइज जो भी बीच में आया नहीं आया तो उसको आप कुछ रिस्क लेके इतना आप अर्निंग कर सकते हो। तो ट्रेडिंग का ये होता है कि आपको कम पॉइंट्स लेने हैं दिन में, और कम ट्रेडिंग में, और कम इसमें आप ज़्यादा जो है अर्निंग का सोचना है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आप 50 रुपीज़ का 5000 50,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम इसको दिया हुआ है, ठीक है। देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ द टाइम, बट इन द ट्रेडिंग देर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ स्पेस ऑल्सो, क्योंकि इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरे 10 रुपये का स्टॉक 50 60 70 रुपये जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एवरी डे, ठीक है। ये सिर्फ थर्सडे में कहीं पॉसिबल हो सकता है। या फिर आपका 200 का स्क्रिप्ट है, 200 रुपये का एफ का स्क्रिप्ट है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 1000 चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता एवरी डे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आप सोच रहे हो कि मेरे 200 का 225 हो जाए, वेरी मच पॉसिबल, वेरी इजीली अवेलेबल, और बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। और डेली अर्निंग करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में मुझे क्या करना है और इन्वेस्टमेंट में मुझे कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है। इन दोनों स्टाइल्स को हम डिटेल में सीखेंगे बाद में जाके, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको वेल्थ क्रिएशन का ज़्यादा सोचना है, मतलब बड़ा पैसा, जैसे 1000 करोड़ 2000 करोड़ कैसे बनाना है, क्या नहीं, इसका पूरा फॉर्मूला है, 1-2 क्लास के बाद आपको आ जाएगा। और ये पैसिव इनकम है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत, ठीक है। हफ्ते में महीने में एक बार लॉगिन करो, पैसा डालो, भाग जाओ, बस इतना है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ये इनकम जनरेशन है, डे टू डे लाइफ का अर्निंग कर सकते हो, मंथली इनकम, वीकली इनकम, ऐसे आप निकाल सकते हो। और ट्रेडिंग इज़ अ एक्टिव गेम, मतलब इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एवरी डे आके आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करना पड़ेगा। आपने उस दिन ट्रेड किया तो ओके, तब आपका इनकम बना, या फिर इस महीने में आपने ट्रेडिंग किया तो आपका इनकम बनेगा। इसीलिए ये एक्टिवली, अगर एक्टिव हो तो ही पैसा बनेगा। बट वेल्थ क्रिएशन में वो ज़रूरी नहीं है। आपने अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है इन द स्पैम ऑफ द 2 ईयर, अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया 10 लाख, अब देखो मार्केट चलता रहता है, तो इसके बेसिस पे 10 लाख के ऊपर ऊपर नीचे जो आपको गेन मिलना है, जो कुछ आपको मिलना है, मिलते रहेगा। तो इसमें आपको रोज़ आके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। बट जो डिटेल्ड है, डिटेल भी आगे जाएंगे, बट ये बेसिक है, बेसिक क्लास में तो हम इतना ही सीखेंगे, ओके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, वेरी पावरफुल कंसेप्ट। और आगे जाके ना एक नया टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है जो कि हम कल सीखने वाले, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अब तक हमने मिस करते आए हैं, बट इस टाइम हम क्या करेंगे, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना पोर्शन मुझे इंश्योरेंस के लिए डालना है, कितना पोर्शन मुझे डेली एक्सपेंसेस, जो नीडी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे खाने पीने के लिए लगता है, तो ये नीडी एक्सपेंसेस के लिए जाएगा। कितना है जो मैं एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना है जो मैं चिल्ड्रन पे कर सकता हूँ, कितना है मैं पेरेंट्स के लिए कर सकता हूँ, कितना मैं लोन के लिए कर सकता हूँ,
कितना मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फिक्स्ड सेविंग करूँगा, ये सारा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे एक्सपेंसेस साइड में, ठीक है। और ये जो है इन्वेस्टमेंट हम कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ करना है। वेयर, देखो वेयर का आंसर है ये, ठीक है। हाउ का आंसर है कि कैसे करना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एंड क्या करना चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और एक्सपेंसेस साइड का देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा लूप जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जो है हमारा कोई भी पोर्शन रिमेनिंग रहेगा। तो आज इस वाले कोर्स में आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक देखने को मिलेगा, दैट इज़ अ एक्सपेंस साइड। अभी तक हमने कोई भी कोर्स में, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने एक्सपेंस साइड को ओपन किया है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला है कि मैंने कुछ रिसेंटली बुक्स पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे हमने इसको इंक्लूड किया है। तो इसमें आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स पे, कैश में अवेलेबल है, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, रियल इस्टेट में आप कर सकते हो, कमोडिटीज़ में कर सकते हो। तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दीज आर अवेलेबल इन द डीमैट। अगर आपके पास नहीं है तो इतने आपके पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन टू इन्वेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे आप एक पोर्शन ऐड कर लो, बैंक कर लो, ठीक है। बट बैंक इज़ नॉट वायबल सिस्टम, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीमैट रिलेटेड है उसी को हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो और कितना पोर्शन कहाँ करना है, गोल्ड में कितना करना है भाई, बॉन्ड्स में कितना करना है, कैश में कितना करना है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं, बट हम एक बेसिक मॉडल भी आपको देंगे आगे जाके, सेकंड क्लास में वही हम सीखने वाले। तो ज़्यादा फर्दर डिस्कशन हम अगले ही क्लास में करने वाले हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो है हमारा यहाँ पे हम देखेंगे इक्विटी पोर्टफोलियो। पहले हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके एक इनकम है, इनकम को कहाँ कहाँ डालना है वो देखा था हमने। अब उसमें अगर हम देख रहे कि स्टॉक मार्केट में डालना है, तो स्टॉक मार्केट में डाल रहे तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं अगर स्टॉक्स में डाल रहे हो तो इसमें से डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है देखते हैं। सेक्टर वाइज आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मतलब आप कुछ ऑयल में डाल सकते हो, ऑयल सेक्टर में डाल सकते हो, आप कुछ रिन्यूएबल्स में डाल सकते हो, कुछ आप हॉस्पिटल में डाल सकते हो, हेल्थ में डाल सकते हो, कुछ आप डाल सकते हो यहाँ पे एजुकेशन वाले, पर्टिकुलर एजुकेशन वाले स्टॉक्स में डाल सकते हो, फिर सेक्टर्स में डाल सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं, हेल्थ सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, तो उसमें आप डाइवर्सिफाई करके वहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो। तो ये सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इस तरह से पैसा डाल रहे हो तो ये हुआ सेक्टर वाइज। अब मार्केट कैप वाइज होता है कि इसमें आपको मिलेगा एक स्मॉल कैप, मतलब बहुत छोटी कंपनीज, एक आता है मिड कैप जो कि अभी ग्रो करने वाली है बट ग्रो हुई नहीं अभी तो उतना अग्रेसिवली। ये स्मॉल कैप मतलब अभी अभी फ्रेश है, न्यूली बॉर्न कंपनीज है, ऐसा हम बोल सकते हैं स्मॉल कैप मतलब। और जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप या फिर हम इसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं, जो लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, इन्होंने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया होता है, दीज आर द लीडर्स ऑफ द होल मार्केट। तो इस वाइज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज आपका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो दिस इज सेकंड टाइप जो है आपका इस तरह से होता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आप इन दोनों का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो, सेक्टर वाइज भी, मार्केट कैप वाइज भी। मतलब आपको हेल्थ वाले सेक्टर में अगर डालना है, हेल्थ वाले सेक्टर में डालना है तो इसमें से आप एक स्मॉल कैप चूज़ करो, एक मिड कैप चूज़ करो और एक आप लार्ज कैप चूज़ कर सकते हो। तो हर एक सेक्टर में आप हर एक स्टाइल का एक स्टॉक आप पिक कर सकते हो। बिकॉज देखो क्यों ये करते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में वो ग्रोथ जो है ये अभी अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज ये भाग चुके होते हैं, अच्छा खासा तगड़ा बन चुके हैं, तो इनके बाद जो ग्रोथ है ना ये रुक सा जाता है, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ होता है। मिड कैप में क्या होता है, दीज आर मतलब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होता है, बहुत नया भी नहीं होता, और इसमें पोटेंशियल होता है मल्टी बैगर। मैं बोलता हूँ कि मिड कैप्स आर द नेक्स्ट मल्टी बैगर्स, ठीक है, मिड कैप्स आर द नेक्स्ट लार्ज कैप्स। तो सोचिए जो 200 रुपये का 300 रुपये के भाव पे मिल रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक चले जाए। बट जो ऑलरेडी 10,000 जा चुका है, 50,000 जा चुका है, ये 5 लाख 10 लाख जाने के कम चांसेस है, क्योंकि 200 का 2,000 3,000 5,000 4,000 मतलब ये कितना है, जो आसपास ये 20 गुना है, 10 गुना है।
तो 2000 वाला स्टॉक 20 गुना 30 गुना 40 गुना बनने के कम चांसेस होते हैं, और लार्ज कैप में वो पोटेंशियल अभी अवेलेबल नहीं होता है। जब तक वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है खुद के तब तक ठीक है, अदरवाइज जब वो पुराना हो जाता है फिर उसमें ग्रोथ ख़त्म हो जाता है। तो यू कैन डू ऐसे मिक्स डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट, न्यू जनरेशन कंपनी जो अभी हमने डिस्कस किया था IR 4.0, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में भी आपका कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ पोर्शन होना चाहिए, 10% 15%। आप अगर पूरे आपके पास समझो 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है तो उसमें से आप 10 to 15,000 रुपीज़ जो है आप न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट, जैसे क्रिप्टो टाइप में है या फिर ब्लॉकचेन है, गेमिंग कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिफेंस कंपनीज़ है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वो टाइप्स जो कि आगे जाके ग्रो करने वाले। बट इसमें कम क्यों करना है, बिकॉज दीज आर द न्यू बॉर्न कंपनीज। तो इसमें से जो है इनमें थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी और मार्केट कैप्चर कंपटीशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ मेन इशू विद द न्यू कंपनीज। तो इसमें हम थोड़ा सा सेफली इन्वेस्ट करेंगे, बहुत तगड़ा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, मेटल्स एंड कमोडिटीज़ तो बोल चुका हूँ, ये दीज आर द मतलब ये इन ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा काम आते हैं। अब मेटल्स में आप देख सकते हो इसमें 2 टाइप आते हैं, एक हार्ड मेटल आता है, एक सॉफ्ट मेटल आता है। हार्ड मेटल वो है जो कि ज़मीन के नीचे मिलता है। सॉफ्ट कमोडिटीज़ में देखेंगे तो हार्ड कमोडिटीज़ एंड सॉफ्ट कमोडिटीज़ आते हैं। हार्ड कमोडिटीज़ वो है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट, बट ये साइक्लिकल होता है ये। और आप गोल्ड में अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में गोल्ड बॉन्ड्स भी है, डिजिटल बॉन्ड्स में अच्छा पैसा मिलता है। तो बेहतर है फिजिकल से आप डिजिटल में जाओ तो बेहतर काम करेगा, ठीक है। अगेन क्रिप्टो करेंसीज, अभी ये तो इलीगल है इंडिया में। अगर आपके पास कोई है कुछ बाहर का सोर्स है, बाहर का बैंक है, सोर्सेस है, तो देन थोड़ा सा आप इसको कर सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट, बट बी केयरफुल क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में, तो रिकमेंडेड नहीं है। बस ये पोर्शन होता है, ये डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कहाँ करना है वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगेन निफ्टी क्रैशेस एंड ये देखेंगे करेक्शंस, और ये हमें चार्ट पे देखना होता है कि कैसे पूरा चार्ट होता है। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, यहाँ पे हम पूरा देखेंगे कि किस तरह से अब तक का चार्ट रहा निफ्टी का। तो एक बार हम निफ्टी लगा लेते हैं, निफ्टी में लास्ट में देखते हैं, और मंथली वाला चार्ट लगा लेते हैं। ओके, तो अभी देखो, अभी सारे मैं इंडिकेटर्स एक बार हाइड कर देता हूँ। तो अभी अगर देख रहे हो यहाँ पे कि 1991 के आसपास कहीं चालू हुआ था निफ्टी हमारा, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक देखो 20,000 के आसपास अभी रन कर रहा है मार्केट। सो दिस इज़ ऑल टाइम हाई एरिया, मतलब अभी तक का सबसे ऊपर वाला एरिया है। मतलब इसमें इसके नीचे जितने लोगों ने ख़रीदा है वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। एवरीवन इज़ प्रॉफिटेबल। अब कुछ लोग लॉस में क्यों होते हैं, बिकॉज थोड़ा ऊपर ख़रीदा है बेचा है, ख़रीदा है बेचा है, ऐसे करेंगे तो फिर वो ट्रेडिंग हो जाता है। और लॉस जो है ट्रेडिंग में ही आता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है। अगर आपने यहाँ ख़रीदा है, यहाँ ख़रीदा है, अभी तक होल्ड किया है, यहाँ ख़रीदा है अभी तक होल्ड किया है, यहाँ ख़रीदा है अभी तक होल्ड किया है, या फिर आपने क्रैश में ख़रीदा और अभी तक होल्ड किया है, तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट। और आप बेच नहीं रहे हो 30 साल के लिए, कम से कम 35 साल के लिए, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लूजिंग साइड नहीं, आप विनिंग साइड रहोगे। और यहाँ पे देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर जाने के लिए बना है, ना कि नीचे जाने के लिए। और ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड की तरफ मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ करने का, तो वैसे वाले पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अच्छा ही मिलेगा। सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स के बाद हम नास्डैक देखेंगे। छोटे से एग्जांपल है, सेम देखो सिमिलर ग्राफ है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, कभी ना कभी जाके देखो यहाँ क्रैश आया था, यहाँ क्रैश आया था, यहाँ क्रैश आया था, आपका 2019 का यहाँ पे कोविड भी क्रैश आया था, स्टिल मार्केट इज़ ऑल टाइम है। और यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलेंगे आपको बहुत बार। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके लिए ETFs अवेलेबल होता है। 2 तरह के ETFs हैं। हम नास्डैक भी एक बार देख लेते ताकि मैं ETF बाद में डिस्कस करूँ। US 100 एक बार देख लेते हैं। तो US 100 का भी आप देखो किस तरह से अग्रेसिव ग्रोथ है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप छोटा सा क्रैश आ जाता है तो उसमें आपको डीप बाइंग मिलता है, एक बॉटम बाइंग करने को मिलता है। जैसे यहाँ पे 19 का कोविड क्रैश आया था, वहाँ पे हमें एक ज़रिया मिला था एंट्री करने का कम पैसों में। देखो 9,000 का एक 6,000 पे आपको एंट्री मिल रहा था। तो कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा जब मिलता है, जब मार्केट क्रैश हो जाता है तब हम अवेलेबल करेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट अगर यूएस मार्केट में करना है तो कैसे, देखो एक ईटीएफ अवेलेबल, ईटीएफ्स में हम ईटीएफ्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जो है इंडेक्स ईटीएफ बोलते हैं इसको। अभी थोड़ा सा अननोन सा लगेगा, बट जब एक बार इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। तो ईटीएफ्स में हम दो, एक इंडिया पे दाव लगाएंगे और एक यूएस पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो है डिस्टेंस, ये जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्री है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हम दो दो अलग अलग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें हमारे लिए अवेलेबल रहेगा ना, ताकि कभी यूएस से नीचे जा रहा है तो इंडिया ग्रो करेगा, अगर ये इंडिया नीचे जा रहा है तो यूएस से ग्रो करेगा, मतलब डाइवर्सिफाई है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा पैसा बनता हुआ दिखना चाहिए। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास है निपॉन इंडिया का निफ्टी बीज, ठीक है, निफ्टी बीज नाम से ईटीएफ आपको ज़ीरोधा में कहीं पे भी अवेलेबल है। दूसरा है बैंक बीज भी कर सकते हो, बट उससे बेहतर मैं बोलता हूँ निफ्टी बीज एंड आप यहाँ पे MON 100 मोतीलाल ओसवाल का नाजडेक 100, जो नाजडेक से हमने यूएस कंपनी का बोला, ये दोनों पे अगर दाव लगाओगे तो ये इंडेक्स आपका ETF जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दीज आर वेरी स्टेबल और आपको बैंक से अच्छा देंगे, ये म्यूचुअल फंड से बेहतर आपको रिटर्न देने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है। पिछले 5-6 साल में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया, एक बार इसका ग्रोथ रेट देखो तब आपको जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर इज़ बुलिश। कभी भी कोई कंट्री, अच्छा कंट्री का ग्राफ चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस हैं। तो आज का बेसिक वाला आज इतना ही है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।